कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सारे नु भाई, की हाल चाल जी? वधिया हो? बच्चा कह रहा है वधिया शदिया कुछ नहीं है। अभी 5 मिनट पहले आपका सेशन खत्म हुआ है, फिर आप यहाँ पे आ गए हो। हद हो गई सर, बिल्कुल ही हद हो गई। ना तो आप हमें चिप्स देते हो, ना पार्ले जी बिस्किट देते हो। इतनी पावर हम कहाँ से लेके आए? मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए मैं करियाने की दुकान खोल दूं? बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, और बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। जो तुम कहोगे वही मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। और बताओ क्या चाहते हो? इधर देखो ध्यान से, नालायक को फटाफट से आओ। अब टाइम वेस्ट नहीं करना जी, आज के सेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि आज हमारा जीएसटी का सेशन नंबर 19 वैसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल की क्लास में टाइम ऑफ सप्लाई के बैलेंस, हमारे 2 सेक्शन बैलेंस बचे थे। सेक्शन नंबर 13 हो गया था, 12 एंड 14 ये 2 बैलेंस बचे थे, फटाफट से कंप्लीट करते हैं। और देन फिर रात को 10 बजे दोबारा से मिलना है। ध्यान रखना, रात को 10 बजे दोबारा से मिलेंगे। आज हमें 2 नए चैप्टर स्टार्ट करने हैं, एक तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला और एक ऑडिट वाला। उम्मीद करूंगा, मैंने कल आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना की थी कि आपने एक बार घर से पढ़ के आने हैं। उम्मीद करूंगा आपने घर से एक बार पढ़े होगा। 10 बजे फटाफट से उसकी रिवीजन कंप्लीट करके दोनों चैप्टर आज हम पैकअप कर देंगे जी, ठीक है। और अभी हम कंप्लीट करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर। एक बार फटाफट से ऐसा करते हैं, कल की क्लास में जो हमने किया 5 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे जी आज की क्लास। स्टार्ट करें। इतने खुश क्यों हो रहे हो मेरे को देख के? एक बात बता, मेरे यहाँ कुछ लगा तो नहीं हुआ कहीं मैं बिंदी लिपस्टिक लगा के आ गया हूँ? कुछ लगा तो नहीं ना? हाँ तो फिर हंस क्यों रहे हो मेरे को देख के? ऐसे नालायक बच्चे मुझे देख के हंसते हैं, मुझे कई बार लगता है मेरे चेहरे पे पता नहीं क्या है। लो जी, इधर देखो ध्यान से जी। लास्ट क्लास में जो भी हमने एक बार कंप्लीट किया, फटाफट से एक बार रिवीजन करते हैं जी। इधर देखो ध्यान से, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था टाइम ऑफ सप्लाई का जी। आपको मैंने कल भी कहा था टाइम ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई, इन दोनों के अंदर फर्क होता है। प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है कि आपकी सप्लाई को प्रोवाइड किया कहां पे माना जाएगा। टाइम ऑफ सप्लाई मींस आपकी सप्लाई को प्रोवाइड किया कब माना जाएगा। वो सारी की सारी बातें आपकी टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर होती है। अब टाइम ऑफ सप्लाई में टोटल मिला के आपके 3 सेक्शन कवर होंगे। सेक्शन 12 करना है, सेक्शन 13 करेंगे, सेक्शन 14 करेंगे। सेक्शन 12 जो होगा वो गुड्स वाले केस में एप्लीकेबल होगा, 13 जो होगा वो सर्विस वाले केस में एप्लीकेबल होगा। अगर जीएसटी का रेट चेंज होगा उस केस में क्या लगेगा, 14 एप्लीकेबल होगा। फिर मैंने कहा था 12(1), हाँ जी 12(1), 13(1) किसी काम के नहीं है। अगर आपको कल का गाना ध्यान आ रहा हो, 12(1), 13(1) किसी काम के नहीं है। 12(2), 13(2) फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, 12(3), 13(3) रिवर्स चार्ज लगेगा, 12(4), 13(4) क्या कौन सा लगेगा, वाउचर वाला, 12(5), 13(5) रेजिड्यूरी केस लगेगा, और 12(6), 13(6) अगर इंटरेस्ट पेनल्टी वाला केस होगा उस केस में 12(6) और 13(6) के बेस पे पीओटी निकल के आएगा। अब एक बार मुझे सोच के बताना सर, अब सबसे पहले हमने गुड्स वाले केस एप्लीकेबल नहीं किए, मैंने कहा था सर्विस वाले केस में पीओटी कैसे निकालेंगे, वो सारी बातें हमने वो कंप्लीट की थी। अब 12(1), 13(1) ये तो हमारे किसी काम के है नहीं। हमने स्टार्ट किया 13(2) जो है, अगर मेरी सर्विस फॉरवर्ड चार्ज में कवर होगी उसका पीओटी क्या निकलेगा, फटाफट से बोल देना जी। चेक करो, अगर सर्विस फॉरवर्ड चार्ज में कवर होगी तो पीओटी किस पे डिपेंड होगा कि आपने इनवॉइस विद इन टाइम इशू किया या नहीं किया। अगर आपने इनवॉइस विद इन टाइम इशू किया, जल्दी आंसर दो सर। अगर इनवॉइस आपने विद इन टाइम इशू किया तो इनवॉइस और पेमेंट भी चेवरीज अर्लियर। अगर इनवॉइस विद इन टाइम इशू नहीं किया तो पीओटी क्या होगा, पेमेंट और कंप्लीशन भी चेवरीज अर्लियर। मेरे ख्याल से भावना ने एक डाउट पूछा था, भावना कहती है सर यहाँ पे इनवॉइस आपने 30 दिन में इशू करना है, तो आपने 15 फरवरी से 15 मार्च ऐसे लिया था, जबकि रिवर्स चार्ज वाले केस में 60 दिन आपने पूरे काउंट किए थे, ऐसा क्यों? मेरे बच्चे, मैंने कल सिर्फ एग्जांपल लेके आपको ये बताया था कि 15 फरवरी से 15 मार्च 30 दिन हो जाएंगे, बट 30 दिन काउंट तो वैसे ही करने हैं। आपको 30 दिन काउंट वैसे ही करने हैं। जो आपका इनवॉइस होगा ना, आपको 30 दिन काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके 30 दिन काउंट करने हैं। अगर मैं 15 फरवरी से 15 मार्च की बात करूंगा तो 1 महीना हो गया, यहाँ पे 1 मंथ नहीं है, यहाँ पे 30 दिन है, ठीक है। तो जैसे आपने 60 दिन कैलकुलेट किए थे वैसे ही यहाँ पे 30 दिन कैलकुलेट होंगे, बस ये बात ध्यान दो, ठीक है भावना। अब मुझे फटाफट से आंसर दो रही। अब ये 30 दिन और 45 दिन कहां से काउंट करने हैं, डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ कंप्लीशन, इसमें से जो अर्लियर होगा उसके 30 दिन में अगर इनवॉइस इशू कर दिया तो इनवॉइस पेमेंट अर्लियर बनेगा। अगर 30 दिन में इनवॉइस इशू नहीं करोगे तो पेमेंट कंप्लीशन अर्लियर बनेगा। अब जो बच्चे यहाँ पे डाउट पूछ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कल की क्लास एक बार देख लें सर, कल हम ये टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, उसकी सिर्फ मैं रिवीजन करवा रहा हूँ फास्ट में। उसके बाद जी ये बातें कंप्लीट करने के बाद ना फिर मैंने कहा कि डेट ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है, फटाफट से बोलना। डेट ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है, जिस दिन आप बुक्स में एंट्री पास करोगे, और बैंक क्रेडिट विच एवरेज अर्लियर जो होगा वो हमारी पेमेंट की डेट आएगी। अच्छा, फिर मैंने कहा था कि अगर आपको एडवांस पेमेंट मिली है, जैसे मान लो मेरा
बैच अब स्टार्ट होगा। आज हमारा क्या तारीख है, 25 जून है ना, आज हमारी 25 जून है। मान लो जुलाई के एंड में मेरा बैच स्टार्ट होगा। एक बच्चा कहता है सर मुझसे ना एडवांस पेमेंट ले लो। अब अगर ध्यान सुना, अगर बच्चे ने मुझे एडवांस पेमेंट की है, गवर्नमेंट कह रही है अगर एडवांस पेमेंट 1000 तक की होगी ना तो उसका पीओटी अभी कैलकुलेट नहीं होगा, बाद में कैलकुलेट होगा जब इनवॉइस इशू करेंगे। बट अगर एडवांस पेमेंट 1000 से ज्यादा की होगी तो पूरी वैल्यू का पीओटी डेट ऑफ पेमेंट अभी ही निकल के आएगा। बस ये बात ध्यान दो। तो मेरी फैमिली का इतना बच्चा ध्यान दे कि अगर 1000 तक का एडवांस है तो पीओटी अभी नहीं होगा, बाद में होगा। अगर एडवांस 1000 से ऊपर का होगा फिर पीओटी पूरी वैल्यू पर अभी कैलकुलेट होगा, बाद में कैलकुलेट नहीं होगा। बस ये बात ध्यान दो। ये बातें कंप्लीट करने के बाद फिर बात आ गई रिवर्स चार्ज की। जल्दी बोलना, रिवर्स चार्ज वाले केस में क्या कहा था मैंने? रिवर्स चार्ज वाले केस में अगर इनवॉइस की डेट के 60 दिन के अंदर अंदर पेमेंट आ गई तो पीओटी क्या बनेगा, पेमेंट क्रेडिट बनेगी। और अगर 60 दिन के अंदर पेमेंट नहीं आई तो फिर जहां 60 दिन खत्म होंगे उससे अगला दिन जो होगा वो पीओटी बनेगा। मतलब सिंपल सी बात है, अगर पेमेंट आ गई 60 दिन में तो पेमेंट पीओटी बनेगा। अगर पेमेंट 60 दिन में नहीं आई तो 61st डे जो होगा वो मेरा पीओटी बनेगा। गवर्नमेंट यहां पर यह बात कहना चाहती है। अच्छा, यहां पे पेमेंट का मतलब क्या होगा, जल्दी बोलना जी। रिवर्स चार्ज वाले केस में पेमेंट का मतलब क्या होगा, जिस दिन आपने बुक्स में एंट्री पास की और बैंक डेबिट विच एवरेज अर्लियर। कई बच्चे यहां पे गलती कर रहे थे सर, वो बैंक क्रेडिट कह रहे थे। फॉरवर्ड चार्ज वाले केस में बैंक क्रेडिट होता है, रिवर्स चार्ज वाले केस में बैंक डेबिट होता है। तो बुक एंट्री और बैंक डेबिट विच एवरेज अर्लियर रिवर्स चार्ज में ये पेमेंट का मतलब होगा। ये बात ध्यान दो। फिर ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद अगला आ गया वाउचर वाला। वाउचर वाले केस के अंदर मैंने आपको एग्जांपल दिया था। वाउचर की दो कैटेगरी होंगे, आइडेंटिफिएबल होगा या नॉट आइडेंटिफिएबल होगा। वो ऑलवेज आपको एग्जाम में दिया होगा वाउचर कैसा है। अगर वाउचर आइडेंटिफिएबल है तो जिस दिन वाउचर इशू किया होगा वो दिन पीओटी बनेगा। अगर वाउचर आइडेंटिफिएबल नहीं होगा फिर जिस दिन वाउचर रिडीम होगा वो दिन जो होगा वो पीओटी बनेगा। ये बातें आपके यहां पे निकल के आती है। फिर मैंने कहा 13(4) से पहले 13(6) करते हैं। अगर किसी केस में इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, लेट फीस है, तो जब वो कंसीडरेशन रिसीव करोगे ना, जिस दिन रिसीव करोगे वो दिन जो होगा पीओटी बन जाएगा। ये सारी बातें यहां पे लिखी हैं। और रेजिडुअरी वाले केस में आपको मैंने दो बातें बताई थी। अगर आपने रिटर्न फाइल की है तो जब रिटर्न फाइल करने की डेट होगी वो पीओटी बनेगा। अगर रिटर्न फाइल नहीं की फिर जिस दिन टैक्स पे किया होगा वो दिन जो होगा वो पीओटी बनेगा। ये सारी बातें आपकी निकल के आती हैं। तो फाइनली सर्विस वाले केस कल हमने काफी अच्छे से रिवाइज किए थे और काफी सारे एग्जाम्पल भी किए थे। ठीक है, तो जिन बच्चों को दिक्कत है कल की एक बार क्लास देख लेना, नहीं अगर दिक्कत नहीं है फिर तो उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, लो जी अब सुनना ध्यान से। अब फाइनली स्टार्ट करवाने जा रहा हूं कि गुड्स वाले केस में क्या होगा। एक बार चेक करना जी, अब हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है जी। अब एक बार सारे बच्चों को बुला लो, जो बच्चे किसी भी ग्रुप में हैं उनको अब बोल दो कि अब से हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है। अभी तक हम लास्ट क्लास की रिवीजन कर रहे थे। इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं सर। अब यहां पे सेक्शन 12 कह रहा है द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12 इज सेम एज सेक्शन 13 एक्सेप्ट। इसका मतलब क्या है, याद करो मैंने कल की क्लास के अंदर भी कहा था कि सेक्शन 12 के जो प्रोविजन है ना वो सेम सेक्शन 13 की तरह हैं, बस दो को छोड़ के, एक तो 12(2) और एक 12(3) को छोड़ के। मतलब अगर मेरा गुड्स फॉरवर्ड चार्ज में कवर होगा उसका पीओटी निकालने का तरीका अलग होगा, और अगर मेरा गुड्स रिवर्स चार्ज में कवर होगा उसका पीओटी निकालने का तरीका अलग होगा। बाकी वाउचर, रेजिडुअरी केस और इंटरेस्ट पेनल्टी वाले ये तीनों सब सेक्शन बिल्कुल सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं है। मतलब अगर मैं सिंपल सी बात करता हूं सर, जो आपने 13(4) में वाउचर वाला केस सर्विस वाले केस में किया, सेम गुड्स वाले केस में कोई फर्क नहीं है। जो आपने रेजिडुअरी केस आपने वहां पे 12(5) के अंदर 13(5) में किया वही सेम 12(5) में होगा। जो इंटरेस्ट पेनल्टी वाला केस आपने वहां पे 13(6) में किया था वही सेम 12(6) में होगा, कोई फर्क नहीं है। फर्क एक है बस, फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज, इन दोनों में पीओटी निकालने का तरीका अलग है। अब सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं जी। जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, क्या नाम है आपका? प्रखर। प्रखर बच्चा मेरे सामने बैठा। प्रखर एक बात बताओ, हमने गुड्स वाले केस में आरसीएम की बात की थी, क्या बताओगे गुड्स वाले केस में आरसीएम किस केस में लगता है? याद करो मैंने कहा था कि आपके 8 गुड्स होते हैं, 22 सर्विस होती हैं। अब जो 8 गुड्स मेरे रिवर्स चार्ज में कवर हैं, जिस केस में रिसीवर जीएसटी पे करने के लायबल होगा उसका पीओटी कैसे निकलेगा वो भी यहां पे चेक करेंगे। और उन 8 केस को छोड़ के बाकी जो भी गुड्स की सप्लाई करूंगा उस केस में फॉरवर्ड चार्ज होगा, उसका पीओटी कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी हमें यहां पे देखना है। और मुझे एक बार आंसर देना सर, मेरे पास ये चिप्स का पैकेट है जी, मेरे पास ये चिप्स का पैकेट है, क्या चिप्स, सोच के बोला क्या चिप्स फॉरवर्ड चार्ज में कवर है, रिवर्स चार्ज में, फॉरवर्ड चार्ज में कवर है, इसका पीओटी भी यहां निकालेंगे। और अगर मैं तेंदू लीव्स की बात करूंगा, टबैको लीव्स की बात करूंगा, रो कॉटन की बात करूंगा, कैश्यू नट्स की बात करूंगा, लोटरी की बात करूंगा, उन सब केस में रिवर्स चार्ज है, उसका पीओटी कैसे कैलकुलेट होगा वो भी हम यहां पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि अगर मेरा गुड्स फॉरवर्ड चार्ज में कवर होगा उस केस में पीओटी क्या होगा। एक बार चेक करना क्या लिखा है जी।
गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है टाइम ऑफ सप्लाई इन केस सप्लाई ऑफ गुड्स दैट इज फॉरवर्ड चार्ज। देखो ये क्या लिखा है, गवर्नमेंट कह रही है कि आपका पीओटी निकल के आएगा डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, जिस दिन आपने इनवॉइस इशू किया होगा वो दिन, और लास्ट डेट व्हेन इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड विच एवर इज लेटर, सॉरी विच एवर इज अर्लियर, यहां पे लेटर की जगह ना अर्लियर आएगा, यहां पे आएगा विच एवर इज अर्लियर। अब प्लीज ध्यान सुना मैं कहना क्या चाह रहा हूं सर। अब यहां पे गवर्नमेंट कहना चाह रही है कि जो गुड्स वाला केस होगा ना उसमें पीओटी क्या बनेगा, जिस दिन आपने इनवॉइस इशू किया होगा वो दिन, और जो इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट होगी विच एवर इज अर्लियर जो होगा वो तुम्हारा पीओटी निकल के आएगा। अगर जितने बच्चे सामने बैठे हैं, अगर कल की जीएसटी की क्लास अगर आपने सही ढंग से देखी थी, याद करो सर्विस वाले केस में इनवॉइस इशू करने की 30 दिन और 45 दिन की टाइम लिमिट होती है, गुड्स वाले केस में ऐसी कोई लिमिट नहीं है सर। गुड्स वाले केस में 30 दिन 45 दिन की कोई बातचीत नहीं है। गुड्स वाले केस में गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि तुम्हें अगर पीओटी निकालना है तुम ये बताओ तुमने इनवॉइस कब इशू किया है। आज हमारी 25 जून है, आज हमारी 25 जून है, मान लो मैंने गुड्स की सप्लाई की है, मान लो मैंने गुड्स की सप्लाई की है और मैंने कहा मैंने 25 जून को ना इनवॉइस इशू किया। अब गवर्नमेंट कह रही है अगर तुमने 25 जून को इनवॉइस इशू किया, एक दिन तो आ गई है, और अगर तुमने 25 जून को इनवॉइस इशू किया है तो इस इनवॉइस को इशू करने की लास्ट डेट क्या होगी वो भी बता दो, और जिस दिन तुमने इनवॉइस इशू किया और जो इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट होगी इनमें से जो अर्लियर होगा ना वो तुम्हारा पीओटी आएगा। सर नहीं आ रहा समझ, सर समझ नहीं आ रहा। नालायक को पहली बात तो मैं समझाने के लिए नहीं आया, ऐसे मत क्या करो, समझ नहीं आ रहा। मेरे को ना डर लगता है कि फिर मैं क्या करूंगा, क्योंकि ना फिर मेरे ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है। आप ये कहो सर दोबारा रिवाइज करवा दो, ये मत कहो समझाओ, क्योंकि समझा तो आपने पहले क्लास में हुआ है। मैं आपको दोबारा रिवाइज करवाता हूं। मैंने ये बोला है जिस दिन आपने इनवॉइस इशू किया होगा वो दिन, और जो इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट होगी वो दिन विच एवरेज अर्लियर जो होगा वो तुम्हारा पीओटी होगा। एक बच्चा कहता है यार मुझे तो ना विवेक सर का सही बताऊं समझ नहीं आ रहा, मतलब सर कह रहे हैं जो इनवॉइस इशू करने की तारीख होगी वो और जो इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट होगी वो, तो ऑब्वियस सी बात है लास्ट डेट तो 25 जून के बाद ही होगी ना भाई, लास्ट डेट तो 25 जून के बाद ही होगी, और अगर लास्ट डेट 25 जून के बाद होगी तो वो दिन और 25 जून अर्लियर तो 25 जून बनेगा। तो जब हर केस में जिस दिन इनवॉइस इशू किया होगा अगर वही अर्लियर बनेगा, फिर यहां पे अर्लियर लिखा क्यों है? मेरे बच्चे एक बात मुझे बताना, एक बात सोच के बताओ। मान लो इनवॉइस इशू करने की लास्ट तारीख 30 जून है, इनवॉइस इशू करने की लास्ट तारीख 30 जून है, तो क्या मैं 30 जून के बाद इशू कर ही नहीं सकता, या इशू कर सकता हूं बट मुझे लेट फीस पे करनी पड़ेगी? कोशिश करो आंसर देने की। मतलब जो इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट होगी क्या उसके बाद मैं इनवॉइस इशू ही नहीं कर पाऊंगा, या इनवॉइस इशू कर सकता हूं बट लेट फीस लगेगी? ऑब्वियस बात है लेट फीस लगेगी, इंटरेस्ट लगेगा, पेनल्टी लगेगी। आप सब जानते हो आज आप इनकम टैक्स की जो रिटर्न फाइल करने की डेट होती है उसके बाद भी आप रिटर्न फाइल करते हो, आपको इंटरेस्ट लगता है। तो ऐसे ही सेम यहाँ पे इनवॉइस इशू करने की जो लास्ट डेट होती है उसके बाद भी आप इनवॉइस इशू कर सकते हो। अब सोच के बोला अगर लास्ट डेट आ जाए उसके बाद अगर मैंने इनवॉइस इशू किया तो इनवॉइस इशू करने की डेट बाद में होगी, लास्ट डेट ये होगी, तो अर्लियर क्या बनेगा? लास्ट डेट बनेगा। तो रटने वाला बच्चा ये बात ध्यान दे, हर केस में इनवॉइस इशू करने की डेट ही पहले होगी ये जरूरी नहीं है सर। ये ऑलवेज आपको एग्जाम में क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि इनवॉइस इशू कब किया है और लास्ट डेट क्या है। अब एक बच्चा कहता है सर गुड्स वाले केस में इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट क्या होती है? याद करो रेगुलर बैच के अंदर आपको मैंने बताया था कि गुड्स वाले केस में इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट क्या होती है, वो डिपेंड करता है कि आपकी सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व करता है या नहीं करता। याद आ रहा है कुछ? याद करो आपकी सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व करता है या नहीं करता। अब अगर आपकी सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व करता है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लास्ट डेट क्या होती है? अगर आपकी सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व करता है तो डेट ऑफ रिमूवल जो होगी वो आपकी लास्ट डेट होगी, और अगर सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं करता होगा तो डेट ऑफ डिलीवरी जो होगी वो आपकी लास्ट डेट होगी। अब कई बच्चों को तो ना यही नहीं पता, सही बता रहा हूँ सर, कई बच्चे तो आगे बैठ गए हैं बस आज हमें एक जगराता दर्शन पाएंगे, आएगी शेरों वाली माता दर्शन पाएंगे, उनको यही नहीं पता कि मूवमेंट इन्वॉल्व का मतलब क्या होता है। तो मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना समझ लो बस मूवमेंट इन्वॉल्व का मतलब ये होता है। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व है, इसका मतलब ये है कि गुड्स आपके बाद में घर में आ रहा है। मतलब कहना क्या चाह रहा हूँ, जैसे मान लो मैं किसी दुकान पर सामान लेने के लिए गया, प्लीज़ ध्यान सुना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं किसी दुकान पर सामान लेने के लिए गया,
मैंने वहां पे 50,000 रुपए का सामान लिया, उसने कहा सामान घर भिजवा देंगे। अब जब ये सामान घर भिजवा देंगे तो क्या इस गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व है या नहीं? यस इन्वॉल्व है, इसको बोलते हैं मूवमेंट इन्वॉल्व होना। अगर मैं किसी दुकान पे सामान लेने के लिए गया, मैंने 1000 रुपए का सामान लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने चिप्स लिया, सोच समझ के बोला चिप्स लिया। अब अगर मैंने 50 रुपए का चिप्स का पैकेट लिया, चिप्स वाले ने क्या कहा, ये चिप्स का पैकेट है, ये घर ले जाओ। अब जब ये चिप्स का पैकेट मैं पकड़ के साथ में घर लेके जा रहा हूं, तो क्या इस गुड्स में अलग से कोई मूवमेंट इन्वॉल्व कर रहा है? आंसर इज नो। सर गुड्स में कोई मूवमेंट नहीं है, वो तो मैं मूव हो रहा हूं तो साथ में गुड्स भी मूव हो रहा है। तो गवर्नमेंट ये बात कहते हैं इस केस में सप्लाई में अलग से कोई मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है। बट हां, अगर तू ये बोल देता कि ये चिप्स का पैकेट मेरे घर भिजवा दो, तो अगर चिप्स का पैकेट तेरे बाद में घर में आता, फिर चिप्स का पैकेट अगर बाद में घर में आता, उस केस में इस चीज में मूवमेंट इन्वॉल्व होता। गवर्नमेंट उसकी बात कर रही है, ठीक है। अब बाकी डिटेल में अपने क्लास के अंदर पढ़ा होगा। इतनी बात ध्यान दो सर, आपके एग्जाम में गुड्स वाले केस में इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट क्या होगी? वो 30 दिन 45 दिन नहीं है, वो डिपेंड करेगा सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व होगा नहीं होगा। तो मेरी फैमिली का बच्चा इतना ध्यान दे, अगर सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व होगा, दोबारा बोल रहा हूं जी, अगर सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व होगा तो डेट ऑफ रिमूवल जो होगी ना, वो आपकी बनेगी लास्ट डेट। मतलब जिस दिन वो सामान फैक्ट्री से रिमूव होगा, वो दिन बनेगी लास्ट डेट, बनेगी इनवॉइस इशू करने की। और अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होगा तो जिस दिन आपको गुड्स डिलीवर किया होगा, मतलब जब मैंने गुड्स की डिलीवरी की होगी, वो दिन जो होगा वो लास्ट दिन बनेगा। बस ये बात ध्यान दो जी, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो अगर सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व करता है, अगर सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व करता है तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या बोला, डेट ऑफ रिमूवल। और अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं करता तो डेट ऑफ डिलीवरी। अब आपने बोल दो जी, हमारे एग्जाम में जब भी क्वेश्चन बनेगा गुड्स वाला फॉरवर्ड चार्ज का, तो आपके एग्जाम में 2 डेट दी होंगी, बस सिर्फ 2 डेट दी होंगी। एक तो इनवॉइस इशू करने की डेट दी होगी, एक डेट ऑफ डिलीवरी या डेट ऑफ रिमूवल में से कोई भी एक डेट दी होगी। वो डिपेंड करेगा कि जो भी एग्जाम्पल आपको दिया उसमें मूवमेंट इन्वॉल्व करता है नहीं करता। अब अगर मूवमेंट इन्वॉल्व करता होगा तो डेट ऑफ रिमूवल दी होगी, अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं करता होगा उस केस में डेट ऑफ डिलीवरी दी होगी। तो जो भी दी होगी आपकी इशू करने की जो डेट होगी इसमें और उसमें से जो भी अर्लियर होगा उसके बेस पे आप पीओटी निकाल देना, ये गवर्नमेंट कहना चाह रही है जी। बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का। तो ये हमारा गुड्स वाले केस में है। क्या कह रहे हो? बोलो तो यार, खुल के बोला करो, ऐसे शर्माया मत करो। क्या कह रहे हो? एग्जाम्पल करा दूं? हाँ तो फिर बोलो ना, हद हो गई। बच्चा डर डर के बोल रहा है, कह रहा है सर एग्जाम्पल करवा दो ना। तो खुल के बोलो यार, तुम्हारा बड़ा भाई हो, इसमें बड़ी दिक्कत वाली बात थोड़ा हो गई। बच्चा डर डर के बोल रहा है। इधर देखो ध्यान से, मान लो एग्जाम्पल में क्या बनेगा जी, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन बन गया सप्लाई, मान लो इन्वॉल्व मूवमेंट। अब सप्लाई में मान लो मूवमेंट इन्वॉल्व है, उसने आपको क्वेश्चन में दे दिया डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, फिर यहां पे दे दिया डेट ऑफ रिमूवल और यहां पे डेट ऑफ डिलीवरी भी दे दिया, और यहां कह रहा है पीओटी निकाल दो। प्लीज ध्यान सुना, उसने क्वेश्चन के ऊपर बोल दिया कि इस सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व करता है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस दिया, रिमूवल दिया, डिलीवरी भी दिया, कह रहा पीओटी निकाल दो गुड्स वाले केस में। मान लो इनवॉइस आपने इशू किया 15 दिसंबर 2020 को, और ये सामान फैक्ट्री से रिमूव हुआ है, ये सामान फैक्ट्री से रिमूव हुआ है 18 दिसंबर 2020 को, ठीक है। और ये सामान डिलीवर जब हुआ है ना, ये डिलीवर हुआ है 20 दिसंबर 2020 को। एक केस तो ये हो गया। और दूसरा केस निकल क्या रहा है, आपने इनवॉइस इशू किया 15 सितंबर 20 को, 15 सितंबर 20 को, और ये फैक्ट्री से रिमूव हो गया था मान लो 12 सितंबर 20 को, और डिलीवर हुआ था जी, मान लो डिलीवर सामान हुआ था 18 सितंबर 20 को। बस मुझे इन दोनों का आंसर दे दो जी। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, पहले ये बताओ सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व करता है नहीं करता? आंसर दो सर फटाफट से। क्या सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व करेगा नहीं करेगा? यस इन्वॉल्व करेगा। और अगर सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व करेगा तो जो आपने इनवॉइस इशू किया होगा वो दिन और जो रिमूवल की डेट होगी इनमें से जो अर्लियर होगा वो पीओटी बनेगा। तो मतलब पहली बात तो ये समझ लो, जहां सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व करेगा जी, जहां मूवमेंट इन्वॉल्व करेगा ना, उस केस में रिमूवल की डेट मेरे काम की है, डिलीवरी की डेट मेरे काम की नहीं है। तो पहली बात तो क्या करो, इस क्वेश्चन में डिलीवरी को कर दो क्रॉस, ये डेट मेरे काम की नहीं है।
अब गवर्नमेंट ने क्या बोला, अगर रिमूवल और इशू में से जो भी अर्लियर होगा वो तुम्हारा पीओटी होगा। अपने आप बोल देना, यहाँ पे अर्लियर क्या है जी 15 दिसंबर, तो मेरा पीओटी क्या बनेगा 15 दिसंबर। और यहाँ पे अर्लियर क्या है 12 सितंबर, तो मेरा पीओटी क्या बनेगा 12 सितंबर। तो बताओ ये क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन क्या बनेगा सर? मतलब कमाल कर दिया सर, सर्विस वाले केस में तो कुछ है ही नहीं मेरे बच्चे, मेरे बैंगनी कलर के बच्चे, सर्विस वाले केस में कुछ है ही नहीं। सर्विस वाले केस में और गुड्स वाले केस में ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। सर्विस वाले केस में बस आपको ये देखना है कि 30 दिन 45 दिन, और गुड्स वाला केस तो उससे भी आसान है, इसमें 30 दिन 45 दिन देखने ही नहीं है, बस ये देखना है कि सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व करता है नहीं करता। तो अगर मूवमेंट इन्वॉल्व करता होगा तो रिमूवल को बेस बनाना, अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं करता होगा तो फिर बेस डिलीवरी को बनाओगे। बाकी इशू की डेट तो वही है, अब इशू से कंपैरिजन किसके साथ करना है वो डिपेंड करेगा मूवमेंट इन्वॉल्व करता है नहीं करता। ठीक है, तो फाइनली अब जाके ये हमारा गुड्स वाला केस कवर हो गया। फॉरवर्ड चार्ज में अगर कोई गुड्स है इस तरह से आपका पीओटी निकलेगा। ठीक है जी। उसके बाद अच्छा बच्चा कह रहा है सर यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट तो है नहीं, आप सब जानते हो गुड्स वाले केस में अब पेमेंट की डेट हमारी किसी काम की नहीं होती, पेमेंट की डेट हमारा पीओटी नहीं बनता। मैं दोबारा बोल रहा हूं, पेमेंट की डेट सर्विस वाले केस में काम होती है सर। आपके मॉड्यूल में पेमेंट की डेट दी होगी, बट पूरा मॉड्यूल पढ़ना, उसमें नीचे लिखा हुआ है कि पेमेंट की डेट अब किसी काम की नहीं है। गुड्स वाले केस में पेमेंट की डेट को पीओटी नहीं बनाते, या तो पीओटी बनेगा इनवॉइस इशू करने की डेट, या पीओटी बनेगा जो इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट होगी ना वो पीओटी बनेगा। पेमेंट की डेट हमारे गुड्स वाले केस में किसी काम की नहीं होती। ठीक है जी, तो पेमेंट इग्नोर करके चलना। अगर क्वेश्चन में गुड्स वाले केस में पेमेंट की डेट दी भी है उसको इग्नोर करोगे, क्योंकि पेमेंट की डेट हमारा पीओटी नहीं बनता। ये बात क्लियर हो गई जी। ये तो हो गया गुड्स वाले केस में फॉरवर्ड चार्ज। अच्छा, अब गुड्स वाले केस में रिवर्स चार्ज की बात करते हैं। अब अगर मेरा गुड्स वाला केस रिवर्स चार्ज में कवर है उस केस में पीओटी क्या होगा? एक बार फटाफट से आंसर देना जी। याद करो, अगर मेरा सर्विस वाला केस, हाँ जी, अगर मेरा सर्विस वाला केस रिवर्स चार्ज में कवर होता है उस केस में क्या करते हो जी? पहले मुझे आंसर दो, अगर मेरा सर्विस वाला केस रिवर्स चार्ज में कवर है उस केस में क्या करते हो? सर्विस वाले केस में करते हैं, अगर इनवॉइस के 60 दिन में पेमेंट आ गई तो फिर तो पेमेंट पीओटी है। अगर इनवॉइस के 60 दिन में पेमेंट आ गई फिर तो पेमेंट पीओटी है। और अगर इनवॉइस के 60 दिन में पेमेंट नहीं आई, याद करो फिर मैंने कहा था जहां 60 दिन खत्म होंगे उससे अगला दिन जो होगा वो पीओटी बनेगा सर्विस वाले केस में। बट गुड्स वाले केस में ऐसा नहीं है। गुड्स वाले केस में क्या होगा देखो जी, गुड्स वाले केस में गवर्नमेंट कह रही है जो 8 आइटम, जो 8 चीजें रिवर्स चार्ज में कवर है उस केस में पीओटी कैसे निकलेगा? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, जिस दिन वो गुड्स रिसीव हुआ होगा वो दिन, डेट ऑफ पेमेंट, जिस दिन पेमेंट आई होगी वो दिन, और 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट। मतलब यहां पे 60 दिन की बात नहीं कर रहे हैं, यहां 30 दिन की बात कर रहे हैं। जैसे सर्विस वाले केस में 61st डे था ना, ऐसे ही गुड्स वाले केस में 31st डे है। तो मैं दोबारा बोलूंगा सर, मैं दोबारा बोलूंगा, सर्विस वाले केस में आप 61st डे को पीओटी निकालते थे कई बार, ऐसे ही गुड्स वाले केस में आपको 60 दिन काउंट नहीं करने, 30 दिन काउंट करने हैं। वहां 61वां दिन बनता था, 61st डे बनता था, यहां 31st डे की बातें हो रही है। देखो ये क्या लिखा है, आपको 3 डेट दी होंगी, आपको क्वेश्चन में 3 डेट दी होंगी। एक तो जिस दिन आपने गुड्स रिसीव किया वो दिन दिया होगा, जिस दिन पेमेंट होगी वो दिन दिया होगा, और जो इनवॉइस इशू करने की डेट होगी ना वो दिन आपको दिया होगा। बच्चा कह रहा है सर आपने अभी तो कहा कि गुड्स वाले केस में तो पेमेंट चेक ही नहीं करते। मेरे बच्चे अभी हमने ऊपर फॉरवर्ड चार्ज वाला केस किया है, मैं बातें फॉरवर्ड चार्ज की कर रहा हूं, मैं बातें रिवर्स चार्ज की नहीं बात कर रहा। रिवर्स चार्ज में पेमेंट भी कंसीडर करेंगे। मैं दोबारा बोल रहा हूं, जो गुड्स आपके फॉरवर्ड चार्ज में कवर है वहां पेमेंट कंसीडर नहीं करनी आपने। जो गुड्स आपके फॉरवर्ड चार्ज में कवर हैं वहां पेमेंट कंसीडर नहीं करनी। ये बातें रिवर्स चार्ज की हो रही हैं, तो रिवर्स चार्ज में पेमेंट की डेट भी हमारे काम की होगी, और ये बातें आपने क्लास में पढ़ी होंगी सर। अब मैं दोबारा रिकॉल करवा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा जोर दूंगा तो आपको लगेगा यार ये तो हमने सारा पढ़ा हुआ है सर, बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं। क्योंकि ना कई बार बच्चों को लगता है कि सर एक बात को 10 बार रिपीट क्यों कर रहे हैं, तो वो मेरी गलती है रिवीजन क्लास में 10 बार रिपीट करना, बट मेरा दिल नहीं मानता, क्योंकि मुझे कई बार लगता है कि क्या पता कुछ बच्चों ने बहुत पहले पढ़ा, उन्हें याद ही ना आ रहा हो, तो उनके लिए रिपीट करना पड़ता है दोबारा से। ठीक है जी, तो मैं बस इतना डाल दूं आपके दिमाग में कि फॉरवर्ड चार्ज वाले केस में पेमेंट चेक नहीं करनी, रिवर्स चार्ज वाले केस में पेमेंट की डेट हमारे काम की होगी। गुड्स वाले केस में ये बात ध्यान दो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जिस दिन गुड्स रिसीव किया होगा वो दिन दिया होगा, वो दिन ले लो, पेमेंट की डेट होगी वो दिन ले लो, और जिस दिन इनवॉइस इशू किया होगा ना वो दिन नहीं लेना, वो दिन नहीं लेना, जो इनवॉइस इशू किया वहां से
30 दिन जहां खत्म होंगे 31वां दिन जो होगा वो लेना है। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं, अर्लियर पता क्या लेना है जी, अर्लियर क्या लेना है, अर्लियर लेना है डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स। एक तो ये डेट चैट बॉक्स में लिखो नहीं, अर्लियर किस में से लेना है, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, एक तो ये डेट, दूसरा डेट ऑफ पेमेंट, और तीसरा मैं दोबारा बोल रहा हूं, तीसरे में गलती से भी इनवॉइस इशू करने की डेट मत ले लेना सर, तीसरे में गलती से भी इनवॉइस इशू करने की डेट मत ले लेना। गवर्नमेंट कह रही है तीसरे में लोगे जो इनवॉइस इशू करने की डेट है वहां से जहां 30 दिन खत्म होंगे उसका 31वां दिन जो होगा वो यहां पे लोगे। तो यहां पे हमें लेना क्या है, यहां पे 31st डे लेना है, ठीक है। अब ये 31st डे और डेट ऑफ पेमेंट और रेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, इनमें से जो अर्लियर होगा ना वो तुम्हारा पीओटी होगा, ये रिवर्स चार्ज है जी, ठीक है। तो सर्विस वाले रिवर्स चार्ज को अलग लेके चलना, गुड्स वाले रिवर्स चार्ज को अलग लेके चलना। एक बच्चा तो कह रहा है भाई साहब तोते उड़ जाते हैं, सही सही में इतने सारे कॉन्सेप्ट याद कैसे होंगे। कई बच्चे तो माथे पे कह रहे हैं सर पट्टी बांध दो हमारे। ये पता है कौन से बच्चे कह रहे हैं, जिन्होंने पहले सही ढंग से पढ़ा ही नहीं है, जो सिर्फ इस बेस पे आए हैं कि विवेक सर की रिवीजन क्लास है उसी में ही कर लेंगे सारा कुछ। कभी ऐसा नहीं होता सर, रिवीजन क्लास रिवीजन पर्पस के लिए होती है, समझाने के लिए नहीं होती। हाँ वो बात अलग है कि मेरी रिवीजन क्लास में कई बच्चों को समझ में आ जाता है, बट अगर आपको वो डिटेल में समझ में आ जाए वो बड़ी दिक्कत वाली बात है। और वो आप खुद भी समझ सकते हो सर, वो आप खुद भी समझते हो। मैं कई बार बोल चुका हूँ 120 घंटे का जीएसटी 30 घंटे में रिवाइज कराना आसान नहीं है, बट फिर भी कोशिश करता हूँ कि थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाए। नहीं तो मैं दोबारा बोलूँगा, एक बार पहले डिटेल वाला पॉइंट पढ़ लेना, तभी आपको रिवीजन क्लास में समझ में आएगा। और क्लास में हमने कई सारे एग्जाम्पल भी किए थे, क्लास में कई सारे एग्जाम्पल भी किए थे, उस एग्जाम्पल के बेस पे ही एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। इधर देखो ध्यान से, मुझे फटाफट से बोल दो जी, मुझे फटाफट से बोलो। गुड्स वाले 2 केस हमने बताए हैं जी, गुड्स वाले 2 केस निकल के आ रहे हैं, एक तो फॉरवर्ड चार्ज और एक रिवर्स चार्ज। पहले बात करो फॉरवर्ड चार्ज की, मेरे को गुड्स वाले केस में पहले बात करो फॉरवर्ड चार्ज की। हाँ जी, फॉरवर्ड चार्ज में पीओटी क्या निकल के आ रहा है, जल्दी बोलो। फॉरवर्ड चार्ज में पीओटी क्या निकल के आ रहा है, जो इनवॉइस इशू करने की डेट होगी और जो इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट होगी, विच एवर सर लास्ट डेट क्या होगी वो डिपेंड किस पे करेगा कि सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व करेगा, मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं करेगा। अगर मूवमेंट इन्वॉल्व करेगा तो लास्ट डेट क्या बनेगी, रिमूवल, और अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं करेगा तो लास्ट डेट क्या बनेगी, डिलीवरी। तो इनमें से जो एक डेट होगी और इशू की डेट जो होगी विच एवरेज अर्लियर होगा वो तुम्हारा पीओटी आएगा। पेमेंट हमारे किसी काम की नहीं है। रिवर्स चार्ज में गवर्नमेंट करे 3 डेट होंगे, इन तीनों में से जो भी अर्लियर होगा वो तुम्हारा पीओटी होगा। फर्स्ट डेट क्या होगी, जिस दिन आपने गुड्स रिसीव किया होगा वो दिन। सेकंड डेट क्या होगी, जो पेमेंट डेट होगी वो दिन होगी। तीसरी डेट क्या होगी, जो इनवॉइस इशू किया वो दिन नहीं, वहां से 31st डे काउंट करो। तो जो 31st डे होगा ना वो थर्ड डेट होगी, इनमें से जो अर्लियर होगा वो तुम्हारा पीओटी आएगा जी। ये बात क्लियर है। तो ये हमारा है रिवर्स चार्ज में पीओटी निकालने का तरीका जी, ठीक है। तो अब ये हमारा 12(2) हो गया, 12(3) हो गया, 12(4) वाउचर वाला केस बिल्कुल सेम है, आइडेंटिफेबल नॉट आइडेंटिफेबल वही सेम बातें हैं। 12(5), 12(6) बिल्कुल सेम है जो आपने सर्विस वाले केस में किया, सारी बातें बिल्कुल सेम है जी। तो अब जाके सेक्शन 12 जो है हमारा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन का, अब जाके हमारा रिवाइज हो जाता है जी, ठीक है। अब यहां पे एक बार आओ जी, लास्ट सेक्शन जो है सेक्शन नंबर 14। ये सेक्शन 14 ना सबसे इंपॉर्टेंट है। जितने बच्चे मेरी फैमिली के सामने बैठे हैं, क्योंकि 9 बजे थोड़े कम बच्चे होते हैं मुझे पता नहीं क्यों, बट जितने बच्चे मेरी फैमिली के सामने बैठे हैं अपने पिछले अटेम्प्ट उठा के देख लेना जी। हर दूसरे, इवन तो हर अटेम्प्ट में नहीं तो हर दूसरे अटेम्प्ट में सेक्शन 14 का क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, आप उठा के देख लो। और 90% बच्चा सेक्शन 14 समझ ही नहीं पाता सर। आज मैं रिवीजन क्लास में ही इतनी कोशिश कर दूंगा कि आप सेक्शन 14 का क्वेश्चन गलत ना करो। आज रिवीजन क्लास में ही कोशिश करेंगे कि सेक्शन 14 इस तरह से रिवाइज करें कि हमसे क्वेश्चन गलत ना हो जी। इधर सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। एक बार सेक्शन 14 की हेडिंग पढ़ना जी। अब कई बच्चे ना चैट बॉक्स में ना सेक्शन 14 की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, उनका दिमाग अभी चल रहा है गुड्स वाले रिवर्स चार्ज में, कह रहे एग्जाम्पल दे दो उसका। मैं समझा रहा हूं सेक्शन 14, उनका दिमाग चल रहा है रिवर्स चार्ज वाले का एग्जाम्पल दे दो। उनका दिमाग यहां चल ही नहीं रहा। अब मेरा सेक्शन 14 खत्म हो जाएगा, उनका दिमाग वहीं चलेगा, इस चक्कर में 14 में समझ में नहीं आएगा। मेरे बच्चे अगर एग्जाम्पल चाहिए रिवर्स चार्ज का 2 मिनट रुक जाओ, मैं अपने आप दे दूंगा, बट एक बार पहले 14 समझ लो, उसके बाद एग्जाम्पल दे देंगे। बट कम से कम जो मैं समझा रहा हूं वो तो समझो, इस चक्कर में आपका दिमाग डिस्टर्ब होता है जी। इधर देखो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब यहां पे सेक्शन 14 है टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इफ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। इट मींस अगर आपका जीएसटी में रेट चेंज होगा उस केस में क्या होगा। अब एक बात मैंने सोच के बताना जी, एक बात मैंने सोच के बताओ। इधर देखो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं।
मान लो यहां पे मेरा रेगुलर बैच जो है ना यहां पे स्टार्ट हुआ, मान लो मेरा रेगुलर बैच जो है वो यहां पे स्टार्ट हुआ, और जब मैंने अपना रेगुलर बैच स्टार्ट किया, मान लो कोचिंग की सर्विस पर जीएसटी 12% था। फिर गवर्नमेंट की यहां पे नोटिफिकेशन आ गई कि अब इस कोचिंग की सर्विस पर जीएसटी 12% से नहीं, अब लगेगा 18% से। और मेरा बैच कंप्लीट कहां पे हुआ? मेरा बैच कंप्लीट यहां पे हुआ। मतलब जब नया रेट एप्लीकेबल था उस टाइम मेरा बैच कंप्लीट हुआ। मेरा बैच स्टार्ट हुआ पुराने रेट में, मैं दोबारा बोल रहा हूं, बैच मेरा स्टार्ट हुआ पुराने रेट में और जो कंप्लीट हुआ वो नए रेट में हुआ। और बच्चों ने मुझे पेमेंट कर दी थी पुराने रेट में, बच्चों ने मुझे पेमेंट कर दी थी पुराने रेट में, और जो मैंने इनवॉइस काटा वो इनवॉइस काटा नए रेट में। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है जी। भाई पेमेंट कर दी एडवांस में, इनवॉइस कटा बाद में, कंप्लीशन हुई बाद में। अब बच्चा कहता है सर ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने इनवॉइस पहले इशू कर दिया हो और पेमेंट बाद में की हो। मैं कहा बिल्कुल हो सकता है। एक बच्चा कह रहा है सर ऐसे भी तो हो सकता है कि कंप्लीशन बाद में हुई है बट इनवॉइस और पेमेंट दोनों ही पहले हो चुके हैं। मैं कहा बिल्कुल हो सकता है। अब बच्चा कहता है सर अगर ऐसा केस होगा तो हमें कंफ्यूजन है कि हम रेट कौन सा लेंगे और पीओटी कौन सा लेंगे। तो गवर्नमेंट कहती है इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ही तो सेक्शन 14 पिक्चर में आया है। सेक्शन 14 यही तो कहना चाह रहा है कि अगर किसी केस में जीएसटी का रेट चेंज होगा तो वहां पीओटी कैसे निकालोगे। भाई अगर किसी केस में जीएसटी का रेट चेंज होगा तो वहां पीओटी कैसे निकालोगे। अब जब मैं सेक्शन 14 के पास गया, मैंने सेक्शन 14 से कहा, मैं कहा सेक्शन 14, उसने कहा हाँ। मैं कहा यार एक बात बताओ, ये ना मेरे सामने 3 केस हैं और तीनों केस बच्चों ने मुझसे पूछे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा इनका पीओटी क्या निकल के आएगा। अब सेक्शन 14 सुनना चाहिए। सेक्शन 14 कह रहा है विवेक एक बात बताओ, जहां पर भी जीएसटी का रेट चेंज हो रहा है उस केस में मैं पीओटी तुम्हें बता दूंगा। जहां पर भी जीएसटी का रेट चेंज हो रहा है वहां का पीओटी मैं निकालना बता दूंगा, बस तुम ये बता दो तुम्हारी कंप्लीशन कहां हो रही है। मैं कह रही वो क्यों बता दूं? सेक्शन 14 कहता है कि जो सेक्शन 14 का पीओटी है ना वो डिपेंड ही कंप्लीशन पे करता है। मतलब मेरी फैमिली का हर बच्चा पहली बात ये दिमाग में डाले कि अगर जीएसटी का रेट चेंज होगा तो उसका पीओटी जो है वो कंप्लीशन पे डिपेंड करेगा कि कंप्लीशन रेट चेंज से पहले है या रेट चेंज के बाद है। गवर्नमेंट कह रही है जो तुम्हारा पीओटी होगा वो डिपेंड करेगा कंप्लीशन पे कि तुम्हारी कंप्लीशन कहां है। अगर कंप्लीशन तुम्हारी रेट चेंज से पहले है या अगर कंप्लीशन तुम्हारी रेट चेंज के बाद है उसके बेस पे ही हम पीओटी निकालेंगे, बिना कंप्लीशन की डेट के हम पीओटी नहीं निकाल सकते। मैं कह रही ये तीनों केस जो आपके सामने हैं, ये तीनों केस जो आपके सामने, इन तीनों केस में कंप्लीशन जो है ना वो रेट चेंज के बाद है। कह रहे अब सुनो हमारी बात, कह रहे अब सुनो हमारी बात, हम ये बात कहते हैं कि अगर तुम्हारी कंप्लीशन रेट चेंज के बाद है तो कंप्लीशन के साथ जो भी एलिमेंट होगा ना वो तुम्हारा पीओटी निकल के आ जाएगा। बहुत ध्यान सुनो नहीं, बहुत ध्यान सुन लो। गवर्नमेंट कह रही है कंप्लीशन के साथ तुम्हारा जो भी एलिमेंट होगा वो तुम्हारा पीओटी होगा। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, पहले केस में कंप्लीशन कहां है? रेट चेंज के बाद। कंप्लीशन कहां है? रेट चेंज के बाद। इनवॉइस कहां है? रेट चेंज के बाद। पेमेंट कहां है? रेट चेंज से पहले। तो कंप्लीशन के बाद, कंप्लीशन के साथ क्या है? कंप्लीशन के साथ क्या है सर? पेमेंट है या इनवॉइस है? ऑब्वियस सी बात है इनवॉइस है, क्योंकि कंप्लीशन बाद में इनवॉइस बाद में, तो कंप्लीशन बाद में इनवॉइस बाद में पेमेंट पहले, तो कंप्लीशन के साथ इनवॉइस है तो मेरा पीओटी इनवॉइस की रेट आएगी। सेकंड केस में कंप्लीशन बाद में पेमेंट बाद में इनवॉइस पहले, कंप्लीशन बाद में पेमेंट बाद में इनवॉइस पहले, तो कंप्लीशन के साथ क्या है? पेमेंट है तो मेरी पेमेंट पीओटी आएगी। तीसरे केस में क्या है? कंप्लीशन बाद में इनवॉइस और पेमेंट पहले, तो अगर इनवॉइस और पेमेंट दोनों ही पहले हैं तो फिर इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा फिर वो पीओटी आएगा। बस ये ध्यान दो, ये सेक्शन 14 है जी, बस ये 14 है। मुझे समझ नहीं आता 14 बच्चों को मुश्किल क्यों लगता है सर। अगर 14 का एक पॉइंट समझ लिया जाए, अगर सेक्शन 14 का बस ये पॉइंट समझ लिया जाए कि जहां कंप्लीशन होगा उसके साथ वाला ही पीओटी होगा, तो 14 में कुछ भी नहीं है। सही बता रहा हूं सर। सेक्शन 14 बस ये बात कहता है
कि जहां कंप्लीशन है ना उसके साथ जो है वो तुम्हारा पीओटी आएगा। एक बार चेक करो, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, एक बार चेक करना। सप्लाई का मतलब क्या है? सप्लाई का मतलब क्या होता है? कंप्लीशन। इसको कंप्लीशन बोलते नहीं, सप्लाई मींस कंप्लीशन। अब एक बार चेक करना जी, कंप्लीशन रेट चेंज से पहले, कंप्लीशन रेट चेंज से पहले, इनवॉइस भी रेट चेंज से पहले और पेमेंट बाद में। हेलो, आंसर दो री। कंप्लीशन पहले, इनवॉइस पहले, पेमेंट बाद में। तो कंप्लीशन के साथ क्या? इनवॉइस। तो देख लो टाइम ऑफ सप्लाई निकल के आएगा इनवॉइस। बताओ है क्या? अगला केस देखो जी, कंप्लीशन पहले, कंप्लीशन पहले, इनवॉइस बाद में, पेमेंट पहले। हाँ नहीं, कंप्लीशन पहले, पेमेंट पहले, इनवॉइस बाद में। तो कंप्लीशन के साथ क्या है? पेमेंट है। देख लो पेमेंट क्रेडिट पीओटी है। सर कंप्लीशन पहले है, कंप्लीशन रेट चेंज से पहले है और पेमेंट इनवॉइस बाद में है। तो विच एवर इज अर्लियर। देख लो जी, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब हमारे 3 केस, जो मैंने एग्जांपल लिया था ना, एग्जांपल लिया था, अब हमारे 3 केस आ गए। देखो कंप्लीशन बाद में, कंप्लीशन बाद में, इनवॉइस बाद में, पेमेंट पहले। तो पीओटी क्या बनेगा? इनवॉइस। देख लो इनवॉइस पीओटी है। कंप्लीशन बाद में, कंप्लीशन बाद में, इनवॉइस पहले है, पेमेंट बाद में। तो अगर कंप्लीशन बाद में, पेमेंट बाद में, इनवॉइस पहले, तो बाद में क्या हो गया? पेमेंट है, तो पेमेंट पीओटी है। और अगर दोनों पहले हो गए तो विच एवर इज अर्लियर। बताओ ये क्वेश्चन है सर, इससे आसान क्वेश्चन क्या बनेगा? बच्चा कह रहा है सर ये तो आप ऐसे ही कह रहे हो ना, आप हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिखाओ ना, फिर पता लगेगा। आप तो ऐसे बातें बोल देते हो यहाँ पे आके। आपको तो सीए की डिग्री मिल चुकी है, अब हमें डिग्री मिलनी है। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना सर, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज मैं होने नहीं दूंगा, कंफ्यूज मैं होने ही नहीं दूंगा पूरी फैमिली को। मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराता हूं सर, इससे मुश्किल क्वेश्चन एग्जाम के अंदर नहीं बनेगा अगर आपने क्वेश्चन सही ढंग से कर लिया। एक बार क्वेश्चन देखो जी, ये क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखना जी। रेट चेंज हुआ है 1 सितंबर 2018 को। 1 सितंबर, पहले तो ये ध्यान दो, रेट चेंज कब हुआ? 1 सितंबर को। रेट चेंज कब हुआ? चैट बॉक्स में लिखो, रेट चेंज कब हुआ? 1 सितंबर को। पुराना रेट था 18, अब नया हो गया 5, मतलब 18% से 5% हो गया जी। 18% से 5% हो गया, रेट चेंज हो गया। कब हुआ? 1 सितंबर को। अब ध्यान से दी, कंप्लीशन 25 अगस्त को है जी। 25 अगस्त 1 सितंबर से पहले या बाद में? 25 अगस्त 1 सितंबर से पहले या बाद में? हद हो गई यार, बिल्कुल ही हद हो गई। बच्चे सोच रहे हैं, कह रहे 1 सितंबर 25 अगस्त, अगस्त पहले आता है बाद? नालायको, अगस्त पहले ही तो आता है। इतना कि कई बच्चे तो कह रहे हैं बाद में है। हे भगवान, मैं इनका क्या करूं? मैं नहीं खेलना चाहता इनके साथ भगवान जी। वो कह रहे हैं बाद में है। बताओ 25 अगस्त सितंबर के बाद में है, नालायको पहले है, अगस्त पहले आता है। अब सोच के बोलना, अगर अगस्त पहले है तो कंप्लीशन कहां हो गया? पहले। कंप्लीशन पहले हो गया, कंप्लीशन पहले। पेमेंट देखो 28 अगस्त को, पेमेंट 28 अगस्त है, तो पेमेंट भी कहां है? पहले है, क्योंकि रेट चेंज हुआ 1 सितंबर को। मैं दोबारा कह रहा हूं, रेट चेंज कब हुआ उस डेट पे ध्यान दो। अगर 1 सितंबर को चेंज हुआ, कंप्लीशन पहले, पेमेंट पहले, इनवॉइस है 5 सितंबर को, इनवॉइस बाद में। तो अगर कंप्लीशन पहले, पेमेंट पहले, इनवॉइस बाद में, तो कंप्लीशन के साथ क्या? पेमेंट है ना। तो देखो पेमेंट 28 अगस्त, ये पीओटी आ गया, पुराना रेट एप्लीकेबल होगा। बताओ है क्या यार? क्वेश्चन में है क्या सर? क्वेश्चन की जान निकली हुई है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। आगे देखो जी, आगे देखो फटाफट से, अगला देखो जी। कंप्लीशन है 10 सितंबर, अब कंप्लीशन बाद में, अब कंप्लीशन बाद में, अब कंप्लीशन बाद में है 10 सितंबर, और पेमेंट है 25 अगस्त। पेमेंट पहले है, इनवॉइस बाद में। अब कंप्लीशन बाद में, इनवॉइस बाद में, पेमेंट पहले, तो कंप्लीशन के साथ क्या? इनवॉइस है ना। देखो 5 सितंबर पीओटी आ गया, नया रेट लग गया। यार बिल्कुल बेकार क्वेश्चन गिरे हुए क्वेश्चन उठाना पड़ रहा है। अब जल्दी जल्दी करते हैं जी। 24 जुलाई कंप्लीशन पहले, पेमेंट बाद में, और इनवॉइस पहले जी। देखो ना, ये अगस्त है ना, 18 अगस्त है, इनवॉइस कब है? 18 अगस्त, मतलब 1 सितंबर से पहले है। तो कंप्लीशन पहले, इनवॉइस पहले, पेमेंट बाद में, तो कंप्लीशन के साथ इनवॉइस है, तो 18 अगस्त पीओटी आ गया, ओल्ड रेट एप्लीकेबल होगा। उसके बाद जी कंप्लीशन बाद में 8 सितंबर है, कंप्लीशन बाद में, पेमेंट बाद में, पेमेंट बाद में, इनवॉइस पहले 29 अगस्त को है। तो अगर इनवॉइस पहले, कंप्लीशन बाद में, पेमेंट भी बाद में, तो कंप्लीशन के साथ पेमेंट है ना, तो पेमेंट पीओटी आ गया 10 नवंबर, ये नया रेट एप्लीकेबल हो गया। अब देखो जी, कंप्लीशन बाद में 25 अक्टूबर है, कंप्लीशन बाद में 25 अक्टूबर है, पेमेंट पहले है, इनवॉइस भी पहले है। हेलो, कंप्लीशन बाद में, पेमेंट पहले, इनवॉइस पहले, विच एवर इज अर्लियर। तो अर्लियर क्या बनेगा? 25 अगस्त, तो 25 अगस्त ओल्ड रेट एप्लीकेबल होगा।
और अगर कंप्लीशन पहले है मेरे बच्चे और इनवॉइस और पेमेंट दोनों बाद में है तो अर्लियर क्या बनेगा 3 सितंबर, तो पीओटी ये निकल के आ गया, ये आ गया 5 तारीख। बच्चा कह रहा है भाई साहब ये तो पहले बाद में पहले बाद में पहले बाद में समझ नहीं आ रहा सर क्या चल रहा है। कुछ नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा। अगर कोई बच्चा मेरी क्लास में थोड़ा समझदार होगा ना, आपको बस कंप्लीशन की डेट देखनी है, आपको बस कंप्लीशन की डेट देखनी है। जो रेट चेंज हो रहा है वो डेट देख लो, फिर कंप्लीशन क्या है वो देख लो, ये डिसाइड करो कंप्लीशन का है। अगर कंप्लीशन पहले है तो कंप्लीशन के साथ जो होगा वो पीओटी है, अगर कंप्लीशन बाद में है कंप्लीशन के साथ जो होगा वो पीओटी है। अगर दोनों ही एक साथ है, मतलब पेमेंट इनवॉइस दोनों ही एक जगह पर हैं, तो विच एवर इज अर्लियर जो होगा वो पीओटी है। ये सेक्शन 14 है, बस ये 14 आपका निकल के आ रहा है जी। बताओ इसके अंदर है क्या जी। ठीक है, तो ये सेक्शन 14 है जी। अब जाके आई थिंक 14 आपका क्लियर हो गया जी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं उनका बता दूं जी, जो रिवर्स चार्ज वाले बार बार बताए ना, रिवर्स चार्ज वाले कि सर रिवर्स चार्ज वाले गुड्स का एक बार एग्जांपल दे दो। लो जी फटाफट से अब एग्जांपल लिखो। ये लो जी, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स 15 दिसंबर 20, इस दिन गुड्स आपने रिसीव की है। डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट है मान लो 12 दिसंबर 2020, और डेट ऑफ इनवॉइस, इशू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस है 15 नवंबर 2020। बताओ जी पीओटी क्या बनेगा, जल्दी बोलो पीओटी क्या बनेगा। रिवर्स चार्ज वाले केस में नहीं, पीओटी क्या बनेगा, आंसर दो मुझे फटाफट से। पीओटी क्या बनेगा जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कहर कहर, आग लगा दीजिए, आग लगा दीजिए, गलत आंसर की आग लगा दी। सारे बच्चे कह रहे हैं सर पीओटी बनेगा 15 नवंबर, इससे महानालायक बच्चे हो ही नहीं सकते। मैंने अभी अभी कहा सर, मेरा गला थक गया, सही बता रहा हूं सर मेरा गला थक गया। मैंने अभी अभी कहा है कि जो इनवॉइस इशू करने की डेट होगी वो पीओटी नहीं बनेगी, उसका 31st डे निकालो। ये डेट बिल्कुल सही है, ये डेट बिल्कुल सही है, ये डेट सही नहीं है, इसका 31st डे निकालो। तो अगर 15 नवंबर है, नवंबर में 30 दिन होते हैं, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 10 दिन हो गए, 26, 27, 28, 29, 30, तो 15 दिन हो गए नवंबर में, 15 नवंबर में हो गए जी, और 15 हो गए दिसंबर में। तो 15 दिसंबर को मेरे 30 दिन खत्म हो रहे हैं, 15 दिसंबर को मेरे 30 दिन खत्म हो रहे हैं। तो अगर 15 दिसंबर को 30 दिन खत्म है, उससे अगले दिन क्या बन गया 16 दिसंबर। अब अपने आप बोलना चाहिए 15 दिसंबर, 12 दिसंबर और 16 दिसंबर, अर्लियर क्या बनेगा 12 दिसंबर। तो ये मेरा पीओटी निकल के आएगा, ये रिवर्स चार्ज का पीओटी है। बस इसके अंदर है क्या और बताओ क्या, कुछ भी नहीं है सर इसके अंदर, मतलब कुछ नहीं करना। आपने जिस दिन रिसीव किया गुड्स वो, और पेमेंट और जो इनवॉइस इशू की डेट है वहां से 31st डे निकाल के जो डेट आएगी उसमें से जो अर्लियर होगा वो तुम्हारा पीओटी होगा। ठीक है, बाकी अपने रेगुलर बैच के एक बार नोट्स पढ़ लेना जी, क्लास में एग्जाम्पल काफ़ी सारे हमने कराए थे वो देख लेना जी। उम्मीद करूँगा आपको समझ में आ गया होगा, रिवीजन आपकी बढ़िया हो गई होगी जी, उम्मीद करूँगा रिवीजन आपकी बढ़िया हो गई होगी। इससे बढ़िया रिवीजन पीओटी की अप्रोक्सीमेट हमारा 1.5 घंटे से ऊपर हो गया, 1 घंटा कल की क्लास में, पौना घंटा आज हो गया। इससे बेस्ट रिवीजन नहीं हो सकती पीओटी की सर, नहीं तो फिर इससे डिटेल में तो फिर हमारे चैप्टर ही चलेंगे रेगुलर बैच वाले। ठीक है, लो जी बस एक बार बस ये ध्यान देना कि सेक्शन 14 में आपको पीओटी निकालना है, तो वो पीओटी किस, सेक्शन 14 का पीओटी किसके बेस पे निकलेगा, 14 का पीओटी निकलेगा जी कंप्लीशन के बेस पे। जहां कंप्लीशन होगा उसके बेस पे डिपेंड करेगा, कंप्लीशन के साथ जो होगा वो पीओटी बनेगा। अगर दोनों पहले हैं या दोनों बाद में है तो विच एवर इज अर्लियर जो होगा वो पीओटी बनेगा जी। और यहाँ पे पेमेंट क्रेडिट क्या मानेंगे जी, पेमेंट क्रेडिट मानेंगे जिस दिन आपने चेक प्रेजेंट किया होगा वो डेट मानेंगे। और अगर चेक, अगर पैसा 4 दिन के बाद अकाउंट में क्रेडिट हुआ, अगर पैसा 4 दिन के बाद अकाउंट में क्रेडिट हुआ, फिर जिस दिन क्रेडिट हुआ होगा ना फिर वो पेमेंट क्रेडिट बनेगी। बस ये बात ध्यान दो, ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है जी, तो बस मेन ये ध्यान देना कि पीओटी हमें क्या लेना है और रेट हमें क्या निकालना है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा जी अब जाके हमारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बाकी जिनको डाउट है जी चैट बॉक्स में डालते रहना, ठीक है, दूसरे बच्चों उनका रिप्लाई करते रहेंगे। ठीक है, बाकी मैं उनके क्वेश्चन चेक करता रहूँगा, नहीं तो अगर मैं वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो मैं क्लास में रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, बट कोशिश ये करना कि आपस में डाउट्स आपके सोल्व हो। उम्मीद है वैसे डाउट्स आने ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर अभी डाउट आ रहे हैं ना, जैसे मैं कल देख रहा था सर, काफ़ी सारे बच्चे आरसीएम में डाउट पूछ रहे हैं। मतलब आरसीएम में तो ऐसे डाउट पूछ रहे हैं, उनके हालात मुझे ऐसे लग रहे हैं कि जैसे उन्होंने आरसीएम कभी पढ़ा ही नहीं है। और इतने बेसिक बेसिक डाउट, इतने बेसिक बेसिक डाउट, कमाल हो गया जी।
मतलब उससे मुझे लग रहा है कि आपने फिर रेगुलर बैच में सही से पढ़ा नहीं है, या पढ़ा होगा पता नहीं किस जमाने के अंदर पढ़ा होगा, याद ही नहीं होगा आपको। तो बेटर ये है कि जो हमने कल रिवीजन की आरसीएम की, उससे पहले एक बार रेगुलर बैच के नोट्स पढ़ लेना। क्लासेस के तो मैंने 4 व्यूज़ दिए हैं इस बार, इवन 2 व्यूज़ भी हैं तो भी एक आधा व्यूज़ बचा होगा, उसको एक बार क्लास में दोबारा देख लेना जी, ठीक है जी। नहीं तो बाकी फिर जो डाउट्स होंगे जी वो हम क्लियर कर देंगे। अब मिलेंगे रात को 10 बजे 15 मिनट के बाद जी नए चैप्टर के साथ, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स के अकाउंट्स कौन कौन से मेंटेन करने हैं, और जीएसटी में ऑडिट कौन कौन से होते हैं, ऑडिट करने वाला कौन कौन होता है, उसके बाद डिस्कस करेंगे। अगर टाइम बचा तो हम फिर रिटर्न वाला टॉपिक भी आज हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है जी। चलो जी, बाकी मुलाकात करते हैं सेम टाइम, मतलब सेम टाइम नहीं, सेम जगह रात को 10 बजे 15 मिनट के बाद। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू जी, लव यू, टेक केयर। और अगर हो सके, अगर आपका दिल करे तो लाइक करके जरूर जाना, नहीं तो सर आपकी मर्जी है, हर चीज आपकी सर आंखों पर है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जी, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू जी, बाय बाय जी, खुश रहो हमेशा, हमेशा मुस्कुराते रहो जी।